हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टुडे इज़ 21 मार्च। आज डे 3 है जो कि डेली वाइज रूटीन प्लान कंसिस्टेंट स्टडी का है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जो कि एक गोल है आपका और एसएससी सीजीएल के हर एक एस्पायरेंट का सपना होता है इस पोस्ट के लिए तैयारी करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने गोल के लिए लगातार कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे होंगे, कम से कम मिनिमम 8 घंटे लग करके अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और केवल 6 महीने की जर्नी है, इसके बाद आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट पक्का मिलेगा और इसकी इन हैंड सैलरी जो कि 70,000 प्लस है। आपको जब ये पोस्ट मिल जाएगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ 6 महीने जो आपने कड़ी मेहनत की थी उसका फल कितना अच्छा मिला है। तो आज आइए हम बात कर लेते हैं टास्क की, आज के टास्क की, जो कि आपको लाइव पर्पज़ के रूप में लेना चाहिए। जैसे कि आपको ये 6 महीने जो स्टडी करना है प्री से लेकर मेंस तक, वो मैं आपको लगातार कंटिन्यू गाइड करूँगा। और आप लोगों का भी ये होना चाहिए, एम होना चाहिए कि जब तक आप लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक आप लोग स्टडी को छोड़ेंगे नहीं, लगातार कंटिन्यू करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आपको मिनिमम 8 घंटा पढ़ना ही है। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं आज के टास्क की। तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक ऐप पे जा कर के एसएससी सीजीएल के सेक्शन में PYQ जो कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, उसमें टेस्ट नंबर 3 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का टेस्ट देना है। ठीक, टेस्ट को ओपन करते ही उसको सबमिट कर देना और 1 बाय 1 क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करके सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक से मैच करना है। अगर आपका सॉल्यूशन सही है तब तो ठीक है, अगर नहीं सही है या फिर गलत हो जा रहा है, क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो आप उसको नोट्स में नोट्स कर लीजिए। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो दिया रहता है कंटेंट उसको भी नोट्स कर लीजिए। और नोट्स में उतना ही नोट्स कीजिए जितना आपको ज़रूरी हो, बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको सबको नोट्स सही करें। इतना नोट्स करें ताकि उसको आराम से रिवाइज कर सकें, उसको कंपाइल कर सकें। बात कर लेते हैं मैथ की। तो जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है 2 दिन में, जितना भी पढ़ा है, उसके बाद उसको आपको रिवाइज करना है। सेकंड, 1 से 10 तक का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको आज याद कर लेना है। 1 से 5 तक का क्यूब याद कर लेना है। और टेबल पहाड़ा 1 से 5 तक का टेबल याद कर लेना है। और आज का जो आपका मैथ का टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है उसको कवर करना है। अब आप परेशान मत होइएगा कि कम समय में हम टॉपिक कैसे कवर करें, या आपका टॉपिक छोड़ भी जा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम में आपने जितना भी पढ़ा है 2 दिन में, उसके अलावा जो भी छोड़ जा रहा तो आपका कुछ ना कुछ टॉपिक यहाँ से टेक्स्ट बुक जो 25 क्वेश्चन इसमें मिलता है, अब तक आपका 50 क्वेश्चन हो गया, उसमें भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा इससे रिलेटेड। आगे मैं जो रिवीजन आपको कराऊंगा उसमें भी कुछ कवर हो जाएगा, कुछ आपको जो मॉक देंगे उसमें भी कवर हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइएगा, जितना भी 2 घंटे में पढ़ ले रहे हैं या 2 घंटे एक्स्ट्रा में पढ़ ले रहे हैं उससे आपका सफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि आपको 3-4 जगह से कवर करना है मिला जुला के। ठीक ना। तो आज आप टाइम एंड वर्क को करिएगा, बाकी रिवीजन कर लीजिएगा। जितना हो सकता है टाइम एंड वर्क में उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से आपको टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ मॉक से मिल जाएगा, कुछ आपका रिवीजन जो क्लास होगी या रिवीजन का जो टास्क दिया जाएगा उसमें कवर हो जाएगा। ठीक, आइए इंग्लिश का बात कर लेते हैं। तो रिवीजन जो है आपका नाउन का करना है, नाउन जो टॉपिक आपने किया है उसको करना है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक दिया गया था उसको करना, बाकी एडजेक्टिव जो है आपको पढ़ना है। ठीक है। और आपको एक अलग से काम दे रहा हूँ मैं कि वोकैबुलरी के लिए आपको द हिंदू जो एडिटोरियल आता है वहाँ से आपको केवल 15 वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं है कि आपको छांटना नहीं बैठ के, बस आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा उसको नोट्स कर लेना। कितने? 15। इसकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसका हिंदी में अर्थ, और इससे एक वाक्य बना लेना है। जैसे आपको 4 कॉलम बनाना है, यहाँ पे आप वोकैबुलरी लिख लिए, यहाँ पे हिंदी में अर्थ, यहाँ पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और उससे बना हुआ एक वाक्य अपने खुद से कोई भी सिंपल वाक्य बना लेना। ठीक है। अगर आपको हिंदू एडिटोरियल नहीं मिल रहा तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा नीचे जाके, चाहे टेलीग्राम मैं लिंक आपको ग्रुप में दे दूंगा, उस पर जाके आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं हो सकता है एडिटोरियल जो है आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो आपको जीएस जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है आधे घंटे में। आपको भारत का भूगोल जो है, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की जलवायु,
इसको पढ़ना है। और भौतिक विज्ञान से आपको ध्वनि तरंग वाली जो टॉपिक है इसको करना। आप इसको लूसेंट से, किरण पब्लिकेशन से या ब्लैक बुक से किसी एक से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पतली हो उसी बुक से करिए। ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़िए जितना आपको एग्ज़ाम में आ सके। बात कर लेते हैं करेंट अफेयर की। तो विश्व के प्रमुख देश आपको पढ़ना, विश्व के प्रमुख देश, उनकी राजधानी, मुद्रा, संसद का नाम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम, ठीक। और सेकंड टॉपिक आपका करंट अफेयर्स है नवीन केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसको कर लेना आपको। करंट अफेयर की टॉपिक आपको स्पीडी जो बुक आती है करंट अफेयर को, उससे आपको कवर करना है। इसमें आपको बहुत ही कंपाइल तरीके से कंटेंट दिया गया और एसएससी के लिए जितने भी ज़रूरी कंटेंट हैं सब आपको एक ही जगह कंपाइल करके मिल जाएगा। अलग से आपको कोई करंट अफेयर या कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का जो करंट नया वाला आया है स्पीडी का, उसको आप एक परचेज कर लीजिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सार्क IAS के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट या PDF या जो भी नोट्स या भी इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जाती है, आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपको अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप इसके जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें जाके आप क्वेरी पूछ सकते हैं। इस प्रकार आपका जो 8 घंटे का प्लान है, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे GS और 2 घंटे का आपका जो टेक्स्ट बुक का देना है, सॉल्यूशन करना है 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का। ये 8 घंटे का प्लान आपको इतना मिनिमम टास्क करना है। इसके अलावा और जो कुछ भी आप करना चाहें या जो कर सकते हैं उसको ज़रूर करिए, लेकिन कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना ही है। किसी प्रकार का मोटिवेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार को डिमोटिवेट होना आपको। अगर आप एक बिगनर्स हैं तब भी आप कंसिस्टेंट होकर के 3 महीने प्री और 3 महीने मेंस के लिए करेंगे, तब भी आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट आपको पक्का मिल जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्ते आपकी स्टडी जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए और एक सही डायरेक्शन होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए उसमें। और आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है, भारत सरकार की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, जिसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करना चाहिए। डायरी में क्या रहेगा कि आपका जो पर डे रूटीन का जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी प्लान है या जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है, उसको उसमें आप पर डे वाइज लिखते रहिए, ताकि आपको एक डायरी मेंटेन करने का आइडिया भी मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि आपकी पर डे जो रेगुलरिटी वो बनी रहेगी और आपको अलग से कुछ खोजना भी नहीं पड़ेगा, आपको पर डे ध्यान रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप लोग कल जो भारत का भूगोल का टॉपिक, जो भारत का परिचय आप लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। तो ये आपका जो विश्व का जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आकार आप बोलते हैं ना, पृथ्वी का आकार जो है एक गोल गेंद की तरह है, गोल गेंद की तरह। इस पर एक मानक रेखा हम लोग ले लेते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। और ये विषुवत रेखा की जो पैरेलल में जो भी लाइनें चलती हैं, समांतर में जो भी लाइनें चलती हैं, ये लाल वाली जितनी लाइनें, इसको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। और जो नीले कलर की जितनी लाइनें आपकी हैं, इनको बोलते हैं देशांतर। आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर साइड में, यानी उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से जो ऊपर है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और जो विषुवत रेखा से नीचे जो है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो आपका भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका जो देख सकते हैं आपको उत्तरी गोलार्ध में जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और सबसे उत्तरतम बिंदु जो है इसको बोलते हैं आपको 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और देशांतर जब इसका मेजर किया जाएगा तो ये जो आपका गुजरात वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पे ईस्ट, यानी पूर्व। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पूर्व है, ठीक है, यहाँ से उत्तर है। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, उसका किबिथु एक जगह है, ये आपका सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको कि भारत देश जो है
वो भारत से सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों के नाम। अब आप जानते हैं कि भारत जो सीमा साझा देश करता है, पड़ोसी देशों के नाम जो आपके दिए गए हैं इसमें देखिए आप, यहाँ पे आपका चीन लगता है, ये नेपाल आपका हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया आपका, और इधर जो है उत्तर साइड में एकदम से अफ़गानिस्तान लगता है आपका। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है। तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता दूं तो आप ट्रिक देख सकते हैं, बचपन में भूकंप आया। इस ट्रिक से आपको दो फायदे, एक तो पता चलेगा कौन कौन सा देश भारत से सीमा साझा कर रहा है, और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन कर रहा है, कितने किलोमीटर तक, ठीक है, या कौन सबसे कम कर रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे बढ़िया ट्रिक है कि बचपन में भूकंप आया, यानी ब से आपका हो गया बांग्लादेश जो कि 4096 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है, ठीक है। चीन जो है 3488, यहाँ से देखिए बचपन, तो प जो हो गया उससे पाकिस्तान हो गया 3233, न से हो गया नेपाल 1751, म से आपका हो गया म्यांमार, देखिए म है, म से म्यांमार हो गया 1643, और देखिए भूकंप, भूकंप से भू से आ गया आपका भूटान 699, और आ से हो गया अफ़गानिस्तान, आया से अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राज्यों के नाम आपको याद करना था, राज्य के राजधानी, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से लेकर के आपको राज्यपाल तक का नाम याद करना था। आप इसमें चाहें तो इस मैप में आप एक मैप, ब्लैंक मैप ऐसा ही खरीद सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके, और आप उसमें जो नदी है, नदी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से बहती है नदी आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब आप पढ़ते हैं तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा इसको ड्रॉ कर लीजिए। और ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड हर एक डाटा लिख लीजिए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी, जैसे मान लीजिए यहाँ नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से नर्मदा नदी जो निकल रही, तो उससे जो एक जलप्रपात बनता है ना, जैसे नदी जो अचानक से जब बहुत ऊपर से पानी गिरता है नीचे, तो वहाँ पे जलप्रपात बनता है, तो यहाँ पे आपका धुआंधार जलप्रपात हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ को पहुँचती है, ठीक ना, कौन कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने महानगरों से होकर गुजरती है, उसके किनारे पड़ने वाले शहरों के नाम, उसके किनारे पड़ने वाले मंदिरों के नाम, उससे बने हुए जलप्रपात, और जितने भी डेटा हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में जो है एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जिसको कि अभी हाल ही में जिला घोषित कर दिया है, जिसको नदिया जिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा इसको बड़े आराम से इस पर ड्रॉ करके याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है भारत की 7 रानियों के नाम से भी जाना जाता है। अब इनको याद करने के लिए यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्य का नाम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी में बार बार रिपीट करता है ये। और यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनको लेकर भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप इससे देखिए अरुणाचल प्रदेश, आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले सूर्य का जो उदय दिखाई देता है वो यहीं पर देता है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। इसलिए इसको बोला जाता है, जैसे देख लीजिए गुजरात में यहाँ से यहाँ तक का 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे के बाद ही गुजरात में दिखता है, सबसे पहले यहीं पे दिखता है। तो अरुणाचल प्रदेश का इसीलिए इसका नाम पड़ा अरुणाचल, यानी सूर्य का सबसे पहले उदय होता है। तो अरुण मतलब सूर्य और आंचल मतलब उदय। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए नागालैंड, नागालैंड में क्या है कि सबसे यहाँ पे देखिए जनजातियों का जगह है, स्पेशल जनजातियों का, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ प्रमुख जो जनजातियाँ जो सबसे ज़्यादा हैं उनके नाम पर वहाँ का जगह का नाम ही रख दिया गया। जैसे नागा जनजातियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती, इस तरह से इसका नाम नागालैंड पड़ गया। अब देखिए मिजोरम जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो पाई जाती हैं उनका वो मिजो पाई जाती हैं, उनके नाम पे यहाँ पे इनका नाम मिजोरम रख दिया गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप टेलीग्राम पे जो ग्रुप दिया गया उसमें जाके पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ध्यान रखना कि सैटरडे को आपको शाम को 5 बजे मॉक देना, ठीक है। और मॉक को इस तरह ध्यान में रख कर देना कि आप लोगों को अपने मार्क्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपडेट भी करना है। तो इस तरह से
आप थोड़ा अच्छे से कंसिस्टेंट होकर पढ़िए, ताकि आप लोग अपने मार्क्स जब शेयर करें तो एक दूसरे का मार्क्स देख करके आपको थोड़ा से कॉन्फिडेंस आए। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके अभी 2.5 से 3 महीने समय है, अच्छे से आपकी तैयारी होगी तो अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। बड़े आराम से 100 प्लस 150 प्लस गेन कर लेंगे, बशर्ते कि आपको वहाँ पे अपडेट करेंगे, ताकि आप एक दूसरे को देख करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। ठीक, इस तरह से आप इसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए और आप सैटरडे को मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। उसी हिसाब से अपनी कंसिस्टेंट स्टडी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।